नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं तुलनात्मक राजनीति। हमने ब्रिटेन, अमेरिका, इनके संविधानों के विशेषताओं को पढ़ा है। आज हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषता के बारे में। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की शुरुआत 1648 में वेस्टफेलिया की संधि से इसे स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। स्विट्ज़रलैंड की स्थापना 1648 में वेस्टफेलिया की संधि से हुए और शुरुआत में इनके 3 जिले थे। फॉरेस्ट कैंटन्स कहते थे इन्हें। ऑस्ट्रिया के स्वामित्व के विरुद्ध संघर्ष किया। इन 3 जिलों ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष किया। बाद में इस लीग में 13 प्रांत और शामिल हो गए। जो 3 जिलों की लीग थी उसमें 13 राज्य और प्रांत शामिल हो गए। इस संघ को एक स्वतंत्र व प्रभुसत्ताधारी राज्य के रूप में 1648 में मान्यता मिल गई। 1848 में स्विस संविधान बना। 29 मई 1874 में इस संविधान को उग्र रूप से संशोधित किया गया, जो कुछ संशोधनों के साथ अभी तक चला आ रहा है। अर्थात 1874 में इसे संशोधित किया गया। 1848 का जो संविधान था उसमें केंद्रवादियों व संघवादियों के बीच एक सुखद समझौता था। केंद्रवादी प्रांतों की स्वायत्तता की कीमत पर सबल केंद्र की स्थापना करते। केंद्रवादी अर्थात जो केंद्र को सबल बनाना चाहते हों, जबकि जो संघवादी थे इस देश को शुद्ध परिसंघ की तरह रखना चाहते थे ताकि कैंटनों की स्वतंत्रता भी बनी रहे। परिसंघ एक तो संघ होता है जिसमें समस्त राज्य अलग नहीं हो सकते और परिसंघ में इनके राज्यों की स्वतंत्रता होती है। समझौते के फलस्वरूप द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बनी। द्विसदनात्मक अर्थात इसकी संसद में 2 सदन हैं, जिसमें राज्य परिषद में सभी प्रांत, जिसमें एक तो राज्य परिषद जिसमें सभी प्रांतों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, अर्थात सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व। 7 मंत्रियों की एक बहुल कार्यपालिका बनी। कोई मंत्री अर्थात राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी न हो सके, इसलिए संघीय न्यायपालिका के अधिनायकवाद को रोकने के लिए संघीय न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति से वंचित किया गया। स्वेच्छाचारी न हो सके, कोई मंत्री स्वेच्छाचारी नहीं हो सके, संघीय न्यायपालिका के अधिनायकवाद को रोकने के लिए संघीय न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति से वंचित किया गया, जिसका रूप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विकसित हो चुका था। अर्थात यहाँ पर न्यायिक समीक्षा की जो धारणा है वो अमेरिका की तरह लागू नहीं हो सकी। संविधान में स्पष्ट कर दिया गया कि जो सभी कैंटन हैं वो प्रभुसत्ताधारी होंगे तथा रहेंगे, जहाँ तक कि उनकी प्रभुसत्ता को संघीय संविधान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सके। यानी वो प्रभुसत्ताधारी हैं जब तक कि उनकी प्रभुसत्ता को जो संघीय संविधान है वो नियंत्रित ना करे। अब हम बात करते हैं संघ की और परिसंघ की। तो संघ से मतलब होता है कि हर प्रांत स्वायत्त, परंतु संघ को छोड़ नहीं सकता। संघ का मतलब कि वह ऐसा प्रांत जो स्वायत्तता तो लिए हुए होते हैं लेकिन वो संघ से विलग नहीं हो सकते, जबकि परिसंघ की क्या हर सदस्य राज्य को प्रभुसत्ता प्राप्त होती है और वह किसी भी समय उसे छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उसकी संघात्मकता के बारे में या परिसंघ के बारे में बात करी है। अब है इसकी विशेषताएं। जो पहली विशेषता है लिखित व कठोर संविधान, अर्थात जब ये संविधान एक विशेष सभा के द्वारा लिखा गया है, संहिताबद्ध किया गया है। यह संविधान लिखित है तथा देश की सर्वोच्च विधि है। इसमें 123 अनुच्छेद हैं। संविधान ने केंद्र को ऐसी अनेक शक्तियां प्रदान कर दी जिन्हें साधारण विधि या प्रशासकीय आदेश द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है, जैसे शिकार करना, मछली पकड़ना, उदार व्यवसाय वालों की योग्यता निर्धारित करना, पशुओं के रोगों की रोकथाम करना, जुआ खेलना व पशुओं को दफनाने संबंधित विषय। कैंटनों के अलग संविधान, लेकिन ये परिसंघ के संविधान का अतिक्रमण नहीं कर सकते। इनका संविधान अलग है लेकिन वो जो केंद्र का संविधान है उसको अतिक्रमण नहीं कर सकते, ओवरलैप नहीं कर सकते। संशोधन प्रणाली कठोर है, प्रत्यक्ष प्रणाली काम कर रही है, इसलिए ये इतने भी कठोर नहीं है जैसे कि अमेरिका। अब तक इसमें 80 संविधान संशोधन हो सके हैं स्विट्ज़रलैंड में, जबकि अमेरिका में केवल 27 ही हुए हैं। अर्थात अमेरिका की तरह इतना कठोर नहीं है लेकिन कठोर है।
दूसरी विशेषता है संघात्मक व्यवस्थापिका। केंद्र की शक्तियों का उल्लेख कर दिया गया। संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि शक्तियों का विभाजन। तो इसमें स्विट्जरलैंड में केंद्र की शक्तियों का तो उल्लेख किया गया, जबकि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो प्रांतों को सौंप दी गई। कुछ समवर्ती विषय भी हैं, किंतु संघर्ष की स्थिति में केंद्र का पलड़ा भारी है। जब इनमें कोई संघर्ष हो आपस में, केंद्र की शक्तियों का तो उल्लेख कर दिया गया और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को सौंप दी गई। समवर्ती सूची के कुछ विषय हैं, उनमें अगर कोई संघर्ष हो तो केंद्र का पलड़ा भारी होता है। संघात्मक न्यायालय की स्थापना की गई, जो केंद्र तथा कैंटनों या कैंटनों के बीच कानूनी विवादों को निपटान करता है। जो संघात्मक न्यायालय क्या करता है, इनमें कैंटनों में और इनमें विवादों का निपटान करता है। समय समय पर संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करेगा। ये क्या करेगा कि समय समय पर संविधान के प्रावधान है उनकी व्याख्या करने का काम करेगा। अपने संविधान की शब्दावली के अनुसार स्विट्जरलैंड एक परिसंघ है, लेकिन अब वास्तव में वह संघ हो चुका था। यानी अपने संविधान की परिभाषा के अनुसार या अपने संविधान की शब्दावली के अनुसार स्विट्जरलैंड एक परिसंघ है, अर्थात वह स्वायत्त है और वह अलग भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय की स्थिति ऐसी है कि वह एक संघ की तरह काम करता है। तीसरा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड लोकतंत्र का पुश्तैनी घर माना जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पुश्तैनी घर माना जाता है। यहाँ की व्यवस्थापिका है जिसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है, और फिर भी उपक्रम व लोक निर्णय की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। कम से कम जब 1 लाख मतदाता यह आग्रह करते हैं, उस आधार पर कानून बनता है, अन्यथा उसे समर्थन के लिए मतदाताओं के सम्मुख रखा जाता है। या तो 1 लाख मतदाता किसी कानून को बनाने के लिए आधार प्रस्तुत करें, या फिर उन समर्थन के लिए, अन्यथा उसे समर्थन के लिए मतदाताओं के सम्मुख रखा जाए। और जब तक उसे लोक निर्णय द्वारा स्वीकृत न किया जाए तब तक उसके सम्मुख रखा जाता है। यदि वह संविधान में संशोधन का बिल है या जिसे व्यवस्थापिका ने अति महत्वपूर्ण घोषित किया है, तो उस पर लोक निर्णय होना अनिवार्य है। एक तो संविधान संशोधन का बिल और एक व्यवस्थापिका ये घोषित करते हैं कि अति महत्वपूर्ण विषय है, तो उस पर लोक निर्णय होगा, अन्यथा उस पर लोक निर्णय कराया जाएगा। यदि ऐसी मांग हो तो अनिवार्य होगा, अन्यथा उस पर डिमांड की जाएगी कि ऐसा कराया जाना चाहिए। अब है चौथा, बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका का तात्पर्य यह है कि कार्यपालिका है विभिन्न सदस्यों में बटी हुई होती है। यहाँ 7 मंत्रीगण है और हर मंत्री को राष्ट्रपति कहा जाता है। इसका कोई अध्यक्ष नहीं है, सबकी शक्तियाँ, वेतन भत्ते सभी समान हैं और ये 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यदि बीच में संघीय सभा भंग हो जाती है तो ये कार्यपालिका भी भंग हो जाती है, अर्थात संघीय सभा के भंग होते ये भी भंग हो जाती है। औपचारिक कार्यों को करने के लिए किसी वरिष्ठ सदस्यों को, कई बार क्या है औपचारिक कार्य किए जाते हैं तो उनमें से क्या करते हैं, जो 7 सदस्य हैं उनमें से किसी वरिष्ठ सदस्य को 1 वर्ष के लिए परिसंघ का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है। यह क्रम चलता रहता है और इसलिए किसी व्यक्ति को कई बार परिसंघ का राष्ट्रपति बनने का अवसर मिल जाता है, अर्थात वो अगली बार जब चुन के आएगा तो हो सकता है उसका उस बार में बारी आ जाए। 7 राष्ट्रपति भिन्न भिन्न कैंटनों के होते हैं तथा एक पार्टी को 2 से अधिक स्थान नहीं मिल सकते। ये बाउंडेशन है कि एक पार्टी को 2 से अधिक स्थान नहीं मिल सकते, और इस शासन के जो सारे विभाग हैं इन 7 राष्ट्रपतियों में विभाजित होते हैं। अब है संविधान संशोधन प्रणाली, इसकी कठोर है। संविधान संशोधन का बिल संघीय व्यवस्थापिका के पास होने के बाद, संविधान संशोधन का बिल अगर संघीय व्यवस्थापिका ने पास कर दिया तो ये प्रांतीय सरकारों तथा मतदाताओं के समर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार 2 प्रकार की संशोधन प्रणाली है। एक तो है आंशिक संशोधन प्रणाली, पार्शियल रिवीजन, जिसका अर्थ है कि संविधान के किसी विशेष भाग या उसके कुछ प्रावधानों का संशोधन किया जाए। संविधान का कोई भाग है या फिर उसके कोई स्पेशली पार्ट हो, उसमें अगर संशोधन किया जाना हो तो आंशिक संशोधन प्रणाली के अंतर्गत आएगा। इसके लिए निम्न में से कोई एक कदम उठाया जा सकता है। पहला, यदि संघीय सभा संविधान के संशोधन का प्रस्ताव पास करती है तो कैंटनों व मतदाताओं के समर्थन के लिए पेश किया जाएगा।
संशोधन के बारे में ये कह दिया कि क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। तो इसमें पहला कदम है कि यदि संघीय सभा संविधान के संशोधन का प्रस्ताव पास करती है तो वह उसे कैंटनों व मतदाताओं के समर्थन के लिए पेश कराई जाएगी। यानी संविधान संघीय सभा से पास हो गया तो वह फिर कैंटनों व मतदाताओं के समर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, और यदि बहुमत से उसका समर्थन मिल जाता है तो फिर संविधान में संशोधन हो जाएगा। तो पहला संशोधन क्या था? आंशिक संशोधन के तहत, जिसमें पहला भाग था कि यह संघीय सभा द्वारा प्रस्ताव पास हो गया तो उसको कैंटनों के समर्थन के लिए या मतदाताओं के समर्थन के लिए भेजा जाता है, और वहाँ से अगर बहुमत से समर्थित हो जाए तो फिर वो संविधान संशोधन हो जाएगा। दूसरा पार्ट इसका है, संशोधन की मांग कम से कम 8 प्रांतों या 1 लाख मतदाताओं की ओर से उठ सकती है। या तो संशोधन की मांग कौन करेंगे? 8 प्रांत या फिर 1 लाख मतदाता अब मांग करेंगे, और यदि ऐसी मांग केवल सामान्य सूत्रों के रूप में हो तो उसे लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यदि वह प्रस्ताव पास हो जाता है तो संघीय कार्यपालिका उसी को बिल का रूप दे देती है। जो डिमांड करेंगे कौन? 8 प्रांत, कम से कम 8 प्रांत या फिर 1 लाख मतदाता डिमांड करेंगे और उसे लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, और वहाँ से वह प्रस्ताव पास हो जाए तो संघीय कार्यपालिका उसी को बिल का रूप दे देती है, जिसे पुनः फिर लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यानी पहले तो डिमांड करेंगे और लोक निर्णय होगा, और फिर उसी को संघीय कार्यपालिका बिल का रूप दे देगी, और फिर पुनः लोक निर्णय होगा। अब मतदातागण उसे स्वीकार कर सकते हैं या उसे उसकी जगह मसौदा पेश कर सकते हैं। या तो उसे स्वीकार कर ले मतदाता या फिर उसमें मसौदा पेश करें। ऐसी स्थिति में जो मसौदा है उसको संघीय सभा में पास किया जाएगा, और वहाँ से निकलने के बाद उस पर लोक निर्णय होगा। वहाँ से जब निकल जाएगा तो उस पर लोक निर्णय होगा। यदि संघीय व्यवस्था उस प्रस्ताव या मसौदे को पास नहीं करती, यदि संघीय व्यवस्था उस जो प्रस्ताव आया उसको पास नहीं करती तो उसकी जगह अपना प्रस्ताव पेश करती है, तो फिर उसे लोक निर्णय के लिए पेश किया जाएगा और लोगों का निर्णय अंतिम होगा। अर्थात जब भी कोई प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो उसमें लोक निर्णय होना ही होता है, और अंतिम निर्णय लोक निर्णय के बाद में ही होता है। अब हम बात करते हैं पूर्ण संशोधन की। पहला तो क्या था? आंशिक संशोधन, जिसके 2 रूप बता दिए, और अब दूसरा है पूर्ण संशोधन। इसका अर्थ है कि वर्तमान संविधान की जगह बिल्कुल नया संविधान। जो आंशिक संशोधन था उसमें तो ये था कि या तो संविधान का कोई भाग या फिर उसका कोई उपबंध जिसमें संशोधन किया जाना आवश्यक है, जो उसके जो भी कोई प्रावधान है उसमें। अब जो पूर्ण संशोधन है उसमें ये होगा कि वर्तमान संविधान की जगह बिल्कुल नया संविधान लाना। इसके लिए निम्न कदम उठाए जाएंगे। क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? पहला कदम कि संघीय सभा, जिसमें राष्ट्रीय सभा और राज्य परिषद का कोई सदन ऐसा प्रस्ताव पास करेगा जो दूसरे सदन से भी पास होना चाहिए। इस संघीय सभा का कोई भी सदन प्रस्ताव पास करेगा तो दूसरे सदन से भी पास होना चाहिए। यदि दोनों सदनों से पास करते थे तो लोक निर्णय के लिए पेश किया जाएगा। दोनों सदनों से पास अर्थात संघीय सभा से पास होने के बाद वह लोक निर्णय के लिए जाएगा। यदि मतदाताओं कैंटनों में बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास हो जाता है तो संविधान संशोधन माना जाएगा। वहाँ से अगर पास हो जाए तो ये संविधान संशोधन माना जाएगा। दूसरा, यदि ऐसा प्रस्ताव एक सदन से पास हो जाता है लेकिन दूसरे सदन में गिर जाता है, या यदि ऐसा प्रस्ताव कम से कम 1 लाख मतदाताओं के उपक्रम से आता है तो उसे लोक निर्णय के लिए पेश किया जाता है। एक सदन से पास हो गया, दूसरे से गिर गया, या ऐसा प्रस्ताव 1 लाख सदस्यों ने प्रस्तुत किया तो फिर उपक्रम से आता है तो उसे लोक निर्णय के लिए भेजाएगा। यदि संघीय सभा उसे पास नहीं करती तो वो भंग हो जाएगी। यदि फिर जो उपक्रम से आया लोक निर्णय के लिए पेश किया गया, और यदि संघीय सत्र उसे पास नहीं करती तो वह भंग हो जाएगी। फिर नई संविधान सभा उसे पास करेगी, उसके बाद लोक निर्णय होगा। यदि वह उसे पास नहीं करती जो लाया हुआ है तो फिर संघीय सत्र उसके पास नहीं करती तो भंग हो जाएगी। फिर नई संविधान सभा उसे पास करेगी और उसके बाद लोक निर्णय होगा। यदि वह मतदाताओं व कैंटनों के बहुमत से पास हो जाता है, फिर जो कैंटनों के रेंज से बहुमत से पास हो जाए तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। और अभी तक इस प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि
इस प्रक्रिया का प्रयोग जब करना पड़ता है जब उस देश में कोई न कोई विपत्ति हो या उस देश की शासन व्यवस्था सुदृढ़ ढंग से नहीं संचालित हो रही हो, तो ऐसी परिस्थितियों में ही संविधान को उलटने की बात आती है। अन्यथा तो जो संविधान पुराना है वो ही चला आ रहा है। तो हमने बात करी स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो संविधान की विशेषताओं में पहली थी लिखित व कठोर संविधान, दूसरी संघात्मक व्यवस्था, तीसरा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, चौथा बहुल कार्यपालिका, और फिर हमने इसके आंशिक संशोधन और पूर्ण संशोधन के बारे में विस्तृत चर्चा की। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में ज्ञान हो गया होगा। धन्यवाद।